पैलियोलिथिक एज के पूरे फीचर को पढ़ा है। मेजोलिथिक एज का ओवरऑल फीचर तो मैंने एक बार आप लोगों को समझाया है, ठीक है। चलिए एक बार शॉर्ट में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अब पैलियोलिथिक एज के बाद क्या है, मेजोलिथिक एज, है ना। इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य पाषाण काल कब से कब तक है, क्योंकि 10,000 वर्ष पूर्व तक तो आपका पैलियोलिथिक फेज था और यहाँ पे एक्यूरेट काल विभाजन नहीं होता है। इसके पीछे रीजन है कि कुछ ऐसा टाइम रहा होगा जो ट्रांजिशन फेज के दायरे में आता है। तो 9,000 वर्ष पूर्व से लेकर कब तक, अबाउट 4,000 वर्ष पूर्व तक, यही क्या है, पीरियड है किसका, मध्य पाषाण काल का, है ना। जैसे आपने पैलियोलिथिक एज को पढ़ा है, ठीक उसी रूप में मेजोलिथिक एज को भी देखने की कोशिश कीजिए, है ना। अब पहला मुद्दा क्या बनता है, पहला मुद्दा बनता है कि मध्य पाषाण काल का जो वातावरण है, यह वातावरण मानव के लिए कैसा है। जैसे हम लोगों ने बात किया था, पूरा पाषाणकालीन वातावरण मानव के लिए अनुकूल नहीं था, क्यों, चूंकि प्लीस्टोसीन फेज का दौर था और वातावरण क्या था, ठंडा था, है ना। लेकिन यहां वातावरण क्या हुआ है, अपेक्षाकृत गर्म हुआ है, इसलिए वातावरण मानव के लिए क्या है, मानव के लिए अनुकूल है। याद रखिएगा, मानव के लिए अनुकूल है, क्यों, इसलिए कि यह दौर है होलोसीन फेज का, और होलोसीन फेज का आगमन कब हुआ था, 10,000 वर्ष पूर्व में हुआ, और ये कब तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। और होलोसीन फेज की विशेषता है वातावरण का गर्म होना। तो ये वातावरण गर्म हुआ, इसलिए क्या हुआ, मानव के लिए वातावरण क्या हो गया, अनुकूल साबित हुआ। चूंकि वातावरण क्या है, अपेक्षाकृत गर्म है, तो मानव की एक्टिविटी दिन प्रतिदिन क्या हो गई, बढ़ने लगी, मानव की गतिविधियां बढ़ गई, इसलिए यह पॉजिटिव है ना। दूसरा मुद्दा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर जब वातावरण में परिवर्तन आया होगा, तो क्या मानव जहां पहले रहता था, क्या मानव वही है, या मानव की एक्टिविटी बढ़ी है, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसका प्रवर्धन भी हुआ। तो याद रखिएगा, इस काल में क्या होता है, प्रव्रजन होता है, यानी माइग्रेशन होता है। याद रखिएगा, चूंकि वातावरण गर्म हुआ, वातावरण गर्म होने के कारण बर्फ का पिघलना शुरू हुआ, बर्फ के पिघलने के कारण मीठे जल के स्रोत में झीलों का आविर्भाव नहीं, तालाब का आविर्भाव नहीं, नदियों का डेवलपमेंट हुआ, समुद्र तटीय क्षेत्र का विकास हुआ, जंगली क्षेत्र का विकास हुआ, मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ। और यही वजह था कि मानव पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलकर कहां आ रहा है, तो यही प्रवर्धन हो रहा है, क्या, मानव पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलकर कहां आ रहा है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र और नदी तटीय क्षेत्र, जंगल क्षेत्र इत्यादि में क्या हुआ, मानव का माइग्रेशन हुआ। कब, मध्य पाषाण काल में। ये क्या हो गया, मध्य पाषाण काल का दूसरा फीचर हो गया, समझ सकते। तीसरा देखिएगा, मध्य पाषाण काल में मानव का प्रवास, एकदम एक लाइन में याद रखिएगा, क्या, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अब मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिलने लगे। यानी मानव की एक्टिविटी पूरे भारतीय क्षेत्र से देखने को मिलता है, कब, मध्य पाषाण काल में। स्पष्ट है। अब देखना क्या है, उपकरण औजार, क्या जो उपकरण औजार पूरा पाषाण काल में चल रहे थे, क्या वही उपकरण औजार चल रहे हैं, या उपकरण औजार में थोड़ी तब्दीलियां आ गई। ऐसे सोचिए कि जो पूरा पाषाण काल में उपकरण औजार चल रहा था, पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी था, संग्रह करता था, मध्य पाषाण काल में प्रवृत्तियां बदल गई, नेचर भी थोड़ा बदला, लेकिन पुराने उपकरण औजार तो चलेंगे, पुराना टूल्स टेक्नोलॉजी भी चल रहा है, पुराना रॉ मटेरियल भी चल रहा है ना। लेकिन अब वातावरण बदला है, मानव की एक्टिविटी मैदानी क्षेत्र में है, नदी तटीय क्षेत्र में है, जानवर की भी एक्टिविटी उसी क्षेत्र में है,
अब छोटे छोटे जानवर निकलकर बाहर आ गए। पहले जहां मानव हाथी का शिकार करता था, गैंडा का शिकार, बड़े जानवरों का शिकार करता था, अब उसके सामने खरगोश है, बारहसिंगा है, सांबर है, नीलगाय है, सुअर है। अब छोटे जानवर है। अब अगर छोटे जानवर का शिकार करना है तो उपकरण औजार छोटा होना चाहिए, उपकरण औजार हल्का होना चाहिए, धारदार होना चाहिए। इसीलिए आप देखते क्या है, मध्य पाषाण काल में टूल्स और टेक्नोलॉजी क्या हुई, बदल गई, है ना। टूल्स टेक्नोलॉजी बदल गई। कौन सी टेक्नोलॉजी? इसी को आप कहते हैं प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी का आगमन हो गया, है ना। प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी, इतने समय तक में धीरे धीरे लोगों को क्या हुआ होगा, पत्थर के इलास्टिसिटी की भी जानकारी हो गई, कितना पत्थर पे प्रहार करे कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन का उपकरण बने, इसकी भी जानकारी हो गई। इसीलिए आप देखते क्या है, इस काल में ज्योमेट्रिकल डिजाइन के उपकरण बनने लग गए। ज्योमेट्रिकल डिजाइन के क्या, लघु पाषाणिक उपकरणों का निर्माण शुरू हो गया। क्यों? चूंकि प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी का आगमन हो गया। तो उपकरण औजार कैसे हो गए, याद रखिएगा, क्या, लघु पाषाणिक उपकरण का निर्माण, लघु पाषाणिक उपकरणों का निर्माण शुरू हो गया। इसी को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ टूल्स कहते हैं। ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन का उपकरण होता था, ज्योमेट्रिकल डिजाइन का उपकरण, टूल्स, यानी ब्लेड टाइप टूल्स का निर्माण, ट्रायंगल टाइप टूल्स का निर्माण, पॉइंट टाइप टूल्स का निर्माण, हार्पून टाइप टूल्स का निर्माण, ये सारे प्रकार के उपकरण औजार बनने लगे। कब? मध्य पाषाण काल में। जहां से ऐसे उपकरण अधिक मात्रा में मिले हैं उसे क्या कहा गया है, उसे माइक्रोलिथ इंडस्ट्री कहा गया है। याद रखिएगा, क्या टर्म आया माइक्रोलिथ, क्या, इंडस्ट्री। याद रखिएगा, किसको कहा गया, जहां से माइक्रोलिथ टूल्स ज्यादा मिले हैं उस साइट को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ इंडस्ट्री कहा गया। ठीक है। अब इस काल में आते आते क्या हुआ, कुछ नए रॉ मटेरियल की जानकारी हो गई। चूंकि लोगों का माइग्रेशन हुआ तो इस काल में नए पत्थर के रूप में आगेट का इस्तेमाल हो रहा है, बैसाल्ट का इस्तेमाल हो रहा है, कार्नेलियन का इस्तेमाल हो रहा है, हड्डी और लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया। पाषाण के उपकरण में हैंडल लकड़ी के लगने लगे, बोन के लगने लगे, अटैच टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ। तो देखते क्या है कि इस काल में छोटे आकार के उपकरण, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के उपकरण, हल्के उपकरणों का निर्माण क्या होता है, शुरू होता है। इसीलिए आप देखते क्या है कि इस काल के इस टेक्नोलॉजी को, फ्लटिंग एंड प्रेशर टेक्नोलॉजी को क्या कहा गया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी कहा गया है, प्रक्षेपास्त्र टेक्नोलॉजी भी कहा गया है। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखा जाए और नेक्स्ट फीचर में किस फीचर का डेवलपमेंट हुआ, तो याद कीजिएगा, इसी काल में आगमन किसका होता है, पशुपालन का आगमन होता है ना। अब मानव भी मैदानी क्षेत्र में, पशु भी मैदानी क्षेत्र में, दोनों नदी तटीय क्षेत्र में है। तो मानव और पशु के बीच क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, शिकार की भी प्रवृत्ति चल रही थी। चूंकि अब मानव और पशु आमने सामने हैं तो पशुपालन के लायक पशु की जानकारी हो गई मानव को। तो मानव ने क्या किया, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, है ना। पहला पालतू पशु कौन है, कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल। धीरे धीरे ये सब क्या हो गए, पालतू जानवर के रूप में तब्दील हो गए, है ना। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम पशुपालक बस्ती का प्रमाण कौन प्रस्तुत करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम पशुपालक बस्ती का प्रमाण, याद रखिएगा, राजस्थान में एक साइट है बागोर, है ना, और मध्य प्रदेश में एक साइट है क्या, आदमगढ़, है ना। ये दोनों भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम पशुपालक बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। लगभग 7,000 वर्ष पूर्व यहां के लोगों ने पशुओं को पालतू बनाया। अब इन दोनों में अगर कहा जाए तो प्रथम स्थान बागोर को देंगे, दूसरा स्थान किसको देंगे, आदमगढ़ को देंगे। लेकिन दोनों ही कंटेम्पररी है, दोनों ही पशुपालक बस्ती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर पशुपालन है तो पशु को एक स्थान पे कैसे इकट्ठा रखेंगे, एक स्थान पे पशु को कैसे जमा करेंगे। तो पशु को एक स्थान पे रखने के लिए क्या हुआ, एक स्थान पे रखने के लिए
पशु बारी का निर्माण शुरू हो गया। पशु बारी का निर्माण समझ रहे हैं? पशु को एक स्थान पर रखने के लिए उस जगह विशेष की घेराबंदी हुई। लोगों ने क्या किया? वृक्ष के तने का इस्तेमाल किया। क्या किया? मिट्टी का इस्तेमाल किया, झाड़ का इस्तेमाल किया, पशु बाड़ा का निर्माण किया। क्यों? पशु को एक जगह जमा रखने के लिए, है ना। अब अगर पशु बारी का निर्माण हो रहा है, अब आदमी भी खुले मैदान में है ना, तो अस्थायी आवास के रूप में क्या हुआ? झोपड़ी का निर्माण शुरू हो गया। नहीं, क्या हुआ? आप ये कह सकते हैं आवास निर्माण की कोशिश शुरू हो गई, है ना। भवन निर्माण की कोशिश शुरू हो गई। किस चीज से? मिट्टी से, वृक्ष के तने से, घास फूस से। ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट आवास नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं क्या टेम्पोररी ही सही, लेकिन भवन निर्माण की कोशिश क्या हुई? शुरू हो गई। अब क्वेश्चन एक बन सकता है कि भवन निर्माण की कोशिश का प्राचीनतम प्रमाण कहां से? तो याद रखिएगा कि भवन निर्माण की कोशिश का प्राचीनतम प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में, एक याद रखिएगा मध्य प्रदेश में एक साइट है आदमगढ़, और दूसरा राजस्थान का एक साइट है बागोर, है ना। लगभग 5500 वर्ष पूर्व यहां से भवन निर्माण की कोशिश का प्रमाण मिलता है। मिट्टी की दीवार का प्रमाण मिलता है, फर्श का प्रमाण मिलता है। मतलब मेजोलिथिक एज में अस्थायी भवन का आगमन नहीं हुआ, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, लेकिन अस्थायी भवन निर्माण की कोशिश, झोपड़ी का निर्माण क्या हुआ? शुरू हो गया। प्रमाण कौन प्रस्तुत करता है? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़, और राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जगह का नाम क्या है? बागोर। ये दोनों जगह से आपको इसका प्रमाण मिलता है। स्पष्ट है? अब आप ये सोचिए, अब भवन निर्माण भी आ गया, है ना। वस्त्र निर्माण, कोई परमानेंट वस्त्र का निर्माण तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहा जाता है वृक्ष के छाल से, पत्ते से लोगों ने अपने शरीर को ढकना क्या किया? शुरू कर दिया। इसका एविडेंस देखने को मिलता है ना। अब आगे याद रखिएगा, इसी फीचर में से एक दो फीचर को और आप ऐड कर सकते हैं, है ना। एक दो फीचर को ऐड कर सकते हैं मेजोलिथिक एज, है ना। अब क्या एक फीचर को ऐड करेंगे? याद कीजिए, प्लांटेशन, वृक्षारोपण। कहा जाता है वृक्षारोपण की प्रवृत्ति मध्य पाषाण काल की विशेषता है, प्लांटेशन की प्रवृत्ति। कहां से इसका प्रमाण मिला? राजस्थान में सांभर झील क्षेत्र है ना। राजस्थान के सांभर झील क्षेत्र से 7000 वर्ष पुराने क्या आपको किसका प्रमाण मिलता है? वृक्षारोपण का प्रमाण मिलता है, प्लांटेशन का प्रमाण क्या है? मिल जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, क्या इसी काल की विशेषता है समाधान, है ना। आप याद कीजिए, पूरा पाषाण काल में समाधान नहीं था, क्रिमेशन नहीं था, कोई बरियल का प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते ग्रुप में से अगर किसी एक की मृत्यु हुई होगी, यद्यपि घुमंतु प्रवृत्ति है, शिकार की प्रवृत्ति, पशुपालन की प्रवृत्ति है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, लेकिन कम्युनिटी में से अगर कोई एक मरा होगा तो लोगों ने उसे याद किया होगा। किसी इवेंट के दौरान वो आदमी याद आया होगा, नहीं, उसके मस्तिष्क में उसकी छवि बनी होगी, या इवेंट को याद करता होगा कि ऐसी परिस्थिति में वो होता तो क्या करता है ना? रात में वो स्वप्न में साथ साथ शिरकत कर रहा होगा। तो वैसी स्थिति में लोगों को लगा होगा कि मरने के बाद भी वो हमारे बीच मौजूद है। इसी को हम क्या कहते हैं? एनिमिज्म कहते हैं, जीवात्मावाद कहते हैं। नहीं, आप क्या कहते हैं? लाइफ आफ्टर डेथ की अवधारणा, कि भाई मृत्यु के बाद भी जीवन है, यानी वो जीव किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद है। ये अवधारणा डेवलप की होगी और तभी आवश्यकता महसूस की गई होगी क्या, कि इसे क्या किया जाए? दफनाया जाए। तो आप देखते क्या है कि दफनाने का साक्ष्य मध्य पाषाण काल में लगभग हर जगह से मिलता है, और एक प्रकार का नहीं, एकल समाधान, सिंगल बरियल, डबल बरियल, युग्म समाधान, युगल समाधान, है ना। सामूहिक समाधान का भी एक आध जगह एविडेंस देखने को मिलता है। ऐसे ढेर सारे समाधान के प्रमाण मिलते हैं लगभग मध्य पाषाणिक स्थल से। गुजरात में एक साइट है लंघनाच, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। आपका ये जो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, वहां पे जगह है महदाहा, जगह क्या है? दमदमा, क्या जगह है? सराय नाहर राय। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश बेलन घाटी का साइट है। हर जगह से क्या देखते हैं? समाधान के प्रमाण मिल रहे हैं, है ना।
और सिर्फ समाधान का ही प्रमाण नहीं मिल रहा है, मृतक के साथ आवश्यक सामग्री को भी दफनाया गया है। मृतक के साथ आवश्यक सामग्री को, इसी को क्या कहते हैं, अंत्येष्टि सामग्री कहते हैं, इसे भी दफनाया गया है, इसका भी प्रमाण मिला है ना। तो और लगभग हर जगह से देखने को मिलता है। ये बिल्कुल नई प्रवृत्ति है जो डेवलप कब हुई, मध्य पाषाण काल में डेवलप हुई, इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। तीसरा याद रखिएगा, चित्रकारी की प्रवृत्ति। चित्रकारी पूरा पाषाण काल से ही देखने को मिल रहा है। मध्य पाषाण काल में इस प्रवृत्ति में क्या है, कंटिन्यूटी है, निरंतरता है ना, देखने को मिलता है। चित्रकला का सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है, तो याद रखिएगा मानव क्या है, पशु क्या है, पशु पालन, है ना। यानी पशु से रिलेटेड चीजें ज्यादा चित्र में दिखाई दे रही हैं, इसका एविडेंस मिलता है। कहां मिलता है, याद रखिएगा एक साइट है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, तो भीमबेटका से पूरा पाषाण काल की चित्रकारी का भी प्रमाण मिलता है, मध्य पाषाण काल की चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। याद रखिए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सोहागी घाटी, है ना, यहां से मध्य पाषाणिक चित्रकारी का प्रमाण मिलता है, पाषाण चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। और याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम चित्रकारी का प्रमाण कहां से, सोहागी घाटी से, लेकिन यह मध्य पाषाणिक चित्रकारी है। प्रथम इसलिए कि इसके बारे में जानकारी 1867-68 में मिल गई थी, है ना। आप सोच सकते हैं ये उत्खनन का शुरुआती दौर है, तो ये क्या हो गया, चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य। और भीमबेटका क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पुराना प्रमाण यहां से मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे सुंदरगढ़ है, बानगढ़ है, ऐसे कई साइट हैं, रीवा है, सतना है, जहां से इस काल के चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, है ना। तो यही क्या है, ओवरऑल मेजोलिथिक एज का फीचर है जो जानना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि यही काल है जिस काल में मानव शिकारी संग्रहकर्ता से क्या बनता है, पशुपालक बनता है। पशुपालन इस काल का मेन फीचर है। माइक्रोलिथ टूल्स, माइक्रोलिथ इंडस्ट्री, प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी इस काल का मुख्य फीचर है। समाधान की प्रवृत्ति और आग का इस्तेमाल इस काल की मुख्य प्रवृत्ति है। आग का इस्तेमाल, आग जानते थे तो लोग पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का भरपूर इस्तेमाल मध्य पाषाण काल में होने लगा। चूंकि हर जगह से आप देखते क्या है, गर्त चूल्हे का प्रमाण मिलता है, काफी संख्या में जमीन में गड्ढा खोदा हुआ है, उससे ऐश का भी प्रमाण मिलता है, जली हुई हड्डियों का प्रमाण मिलता है। लंगनाथ से मिल रहा है, लेखैया से मिल रहा है, बागुर से मिल रहा है, भीमबेटका से मिल रहा है, महदाहा से मिल रहा है, दमदमा से मिल रहा है, चौपानी मांडो से मिल रहा है, हर जगह से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, आग का भरपूर इस्तेमाल यहां होने लगा। अब लोग मांस को पकाकर भूनकर खाने लगे। यही ओवरऑल क्या है, फीचर है। और जो मुख्य प्रवृत्ति है, क्वेश्चन कहां से होगा, वहीं से होगा, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो आपके मतलब चैनल पे डाला हुआ है मेजोलिथिक एज का क्वेश्चन आंसर, 10 क्वेश्चन आंसर का सेट डाला हुआ है, और अक्सर वो जाता रहेगा, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए एकदम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भरपूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों के लिए भी क्या हो, फायदेमंद साबित हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।